तो दोस्तों फाइनल दिन आ ही गया जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों ने पिछले कुछ महीने काफी मेहनत करके इस एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर किया है और अब टाइम आ चुका है कि भाई अपनी प्रिपरेशन को यूटिलाइज करके आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारी एग्जाम में अप्रोच करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊं जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बट मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ये नहीं बोलूंगा कि भाई यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट दिस इज द टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी। काफी टॉपर से डिस्कशन करके हमने स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करी है, आप इसको सुन लीजिए। बट अपनी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रस्ट पक्का करिएगा अगर वो स्ट्रेटेजी आपको मॉक टेस्ट में जो है अच्छे नंबर दे रही थी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट के 2 दिनों में, अगर आप लोगों ने नहीं करी है अभी तक, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। 87% डिस्काउंट है, ईपीएफओ 87 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। बट मुझे आशा है कि भाई आप सबने प्रैक्टिस को इतना डिले नहीं किया होगा, आप लोग पहले भी प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो ध्यान से सुनिएगा इस पूरी वीडियो को, और मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि भाई वीडियो आप लोगों के लिए टिप्स की तरह है, आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपकी एक स्ट्रेटेजी फाइनलाइज हो चुकी है, आप उसको ही फॉलो करिएगा। देखो पहले हम बात करेंगे कि भाई बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, इन्विजिलेटर आपको पेपर देता है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली 9:30 से पहले आप लोगों को कौन कौन सी बातों को बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट करना है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इन पॉइंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो पैनिक फील करते हैं। पहली बात कि जैसे ही आपके पास पेपर आता है, आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी आपकी बुकलेट में मेंशन्ड है वो दोबारा से पढ़नी है, पेशेंस के साथ पढ़नी है, तसल्ली से पढ़नी है। कोई भी इंस्ट्रक्शन को आपने मिस नहीं करना है। तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम है, ठीक है। कई बार यहाँ पर ट्रेंड चेंज होते हुए दिखे हैं, कई बार पैटर्न चेंज होते हुए दिखे हैं। तो आप लोगों को ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ये देखना है कि भाई कोई मेजर चेंज तो नहीं है, कोई ऐसा चेंज तो नहीं इसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है, हर एक इंस्ट्रक्शन पर अपने ध्यान देना है और आपने चेक करना है कि भाई जिस अजम्पशन के साथ मैं आया हूं क्या वही अजम्पशन है कि भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हाँ है, ये उन्होंने मेंशन कर रखा था, यहाँ पर भी यही मेंशन है। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है? हाँ यही है। क्या नंबर ऑफ मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन 2.5 है? हाँ यही है। एक बार वेरीफाई करते रहिएगा ताकि आप तसल्ली के साथ फिर बाद में पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आपको बाद में एग्जाम हॉल के बाद कोई ये ना बोले कि यार पेपर में तो इस बार ये चेंज हो गया, आप कहेंगे ये चेंज हो गया, शॉक फील ना करें। आपको पहले से ही पता हो कि भाई क्या पेपर का जो है इंस्ट्रक्शन था, आपने पढ़ लिया हो। दूसरी बात कि जितने भी आपके डिटेल्स हैं जो आप ओएमआर शीट में फिल करेंगे, टेस्ट बुकलेट में फिल करेंगे, फिर अटेंडेंस शीट में फिल करेंगे, वो ध्यान से फिल करिएगा, थोड़ा केयरफुली जो है फिल करिएगा। वहां पर टाइम बचाने की कोशिश मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि भाई आप ढंग से 1-1.5 मिनट लगा के उन डिटेल्स को अच्छे से भरें। क्योंकि दोस्तों कई बार जब हम जल्दी में चीजें करते हैं तो वहां पर कुछ गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं और फिर हम पैनिक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ओएमआर शीट में जब आप अपना रोल नंबर मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी बुकलेट नंबर का सेट मेंशन कर रहे होंगे, बुकलेट का नंबर मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो सारी डिटेल्स आप लोगों ने बहुत ध्यान से तसल्ली से मेंशन करनी है। आप लोगों ने कोई जल्दीबाजी यहां पर नहीं करनी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप लोगों के पूरे जो पेपर का माहौल है वो बिगाड़ सकती है। तो आप लोगों ने मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। तो फिर इसके साथ साथ एक बार अपनी क्वेश्चन बुकलेट को ध्यान से गो थ्रू कर लीजिए जल्दी से कि भाई कोई पेज फटा तो नहीं हुआ, कोई चीज जो है ब्लैंक तो नहीं है, कोई पेज में ऐसा तो नहीं कि प्रिंटिंग जो है गलत हो रखी है या फिर प्रिंटिंग क्लियर नहीं है। आपके अगर कोई भी ऐसे इश्यू है बुकलेट में तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बताइए कि भाई ये दिक्कत है मेरी बुकलेट में, मेरी बुकलेट चेंज करके दो। क्योंकि अगर आपको बीच में पता लगेगा पेपर के तो आप वहां पर फिर एकदम पैनिक करेंगे और आपका जो क्रूशियल टाइम है पेपर का 2 घंटे का, उसमें से कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो ये 3 बातें तो आप लोगों ने ध्यान रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द पेपर। आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना है। आई होप आपको ये बातें अब समझ आ गई होंगी और इनकी वैल्यू आप लोगों को पता लगी कि भाई कितनी जरूरी है ये बातें हमारे लिए। अब दोस्तों बातें करते हैं हम ड्यूरिंग दी पेपर की। भाई अब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, हम इसकी बात करते हैं। पहली बात मैं अगेन द्वारा जो है रीट्रेट करना चाहूंगा कि भाई जो स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अपने लिए फाइनलाइज करी है थ्रू फुल लेंथ मॉक्स, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर वो आपको फुल लेंथ मॉक्स में 200 प्लस 190 प्लस मार्क्स कंसिस्टेंटली दिलवा रही थी तो वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी चाहिए। उसमें आपको बदलाव एकदम नहीं लेकर आना चाहिए। बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी में अभी भी आपको डाउट है और आपको चाहिए कि भाई कुछ टिप्स ऐसे बता दो जो हम अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने के लिए, फर्दर इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा कि भाई एक तो जब आप पेपर की स्टार्टिंग करें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रिपेयर्ड टॉपिक्स को ही पहले सॉल्व करना चाहिए या फिर आपको जो है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहिए फिर मोस्ट इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं जो आपने पहले टेस्ट कर रखी है। अब मेरे हिसाब से क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि भाई वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन से कि भाई पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आराम से उसको सॉल्व किया, अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व हो रहा है तो किया,
अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ा, अगर लग रहा है कि भाई बिल्कुल अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते तो स्टार मार्क कर दे कि भाई इसको दोबारा भी टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन इजी था, आंसर किया, बहुत बढ़िया, आगे ओएमआर शीट पे आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। तो इस तरीके से वो 1 से लेकर 120 क्वेश्चन को एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं और जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर लगाते जाते हैं। मैं आपको टू राउंड और 3 राउंड फॉर्मूला वो अलग से भी बताऊंगा, आप ध्यान से इस पॉइंट को सुन लीजिए ध्यान से। फिर वो दोबारा एक राउंड में आते हैं जहां पर वो जो क्वेश्चन उन्होंने छोड़े होते हैं फॉर द सेकंड राउंड उनको अटेम्प्ट करते हैं और इस तरीके से वो पेपर को 2 बार पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने आंसर वो एमआर शीट में मार्क करते रहते हैं। इस तरीके से होता क्या है कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ड्यू टू वांट ऑफ टाइम उनका छूट सकता है वो छूटता नहीं है, वो सारे इजी क्वेश्चन या फिर एवरेज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा नहीं किया कि भाई आपने अपने मोस्ट जो है प्रिपेयर्ड कंपोनेंट से स्टार्ट किया फिर मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट से स्टार्ट किया, आपने पेपर के हिसाब से ही पेपर को सॉल्व किया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई आप जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे बहुत टफ आ गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे बहुत टफ आ गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ऐसे कंपोनेंट से आगे जो आप छोड़ के आए हैं, चौथा कंपोनेंट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आपके फेवरेट कंपोनेंट का क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही टफ था, आप सॉल्व कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पे पहले अगर 4-5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो पैनिक मोड में नहीं आना है। तो याद रखिए, देखो मैं बार बार कहना चाहूंगा कि याद रखिए, आपने पेपर में 120 के 120 क्वेश्चन सही करके नहीं आने, आपने पेपर में 80 प्लस नेट पॉजिटिव करके आने हैं। तो यहां पर अगर आप 100 क्वेश्चन भी करके आते हैं, 15 भी गलत हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप 105 क्वेश्चन भी करके आते हैं, 20 भी गलत है तो भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो यहां पर आप लोगों ने 120 के 120 क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी। क्या पता जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़ने थे वो पहले ही 10 क्वेश्चन हो गए, आगे वाले सारे क्वेश्चन लगभग आपको आते हैं या फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां पर अगर पहले 5-10 क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं तो पैनिक मत करिए। एक और बात कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए जो कि आपको जो है टफ लगते थे पहले से ही। फॉर एग्जांपल काफी बच्चों का क्वांट वीक होता है, ठीक है, जो मैंने सुना है। तो अगर आपका क्वांट वीक है तो स्टार्टिंग में उसको पिक मत करिए, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो आप और अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई आप कुछ पॉइंट्स का जो आपको परेशान कर सकते हैं उनका पहले से ही ध्यान रख रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक पे आपको पता था कि भाई क्वेश्चन टाइम ईट करेगा, बहुत ज्यादा टाइम मेरा ले लेगा, तो उन क्वेश्चंस को हमेशा बात के लिए रखिए, उनको स्टार्टिंग के लिए मत रखिए। तो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट्स में दोबारा रिटेट करना चाहूंगा कि भाई एक तो 2-3 राउंड फॉर्मूला जो है उसको अच्छे से फॉलो करिए। मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड में क्या फॉर्मूला है। डोंट पैनिक इफ फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस लुक्स टफ। आराम से तसल्ली रखिए, क्या पता आगे वाले इजी क्वेश्चन आप लोगों की वेट कर रहे हो। जितने ही पेपर में टफ क्वेश्चन थे वो स्टार्टिंग में आ गए हो। तो फॉर एग्जांपल 2017 का जो पेपर था वहां पे जिन बच्चों के पास सेट सी पहुंचा था वो काफी खुश हुए क्योंकि यहां पर इजी क्वेश्चन पहले आ गए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के पास सेट ए पहुंचा था वो काफी परेशान हो गए क्योंकि टफ क्वेश्चन उनके पास आ गए पहले 10। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो है पेपर खराब हो जाएगा अगर आपके पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, नहीं, आपने बस अपने लिए 80 प्लस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो आप करेक्ट करके आने वाले थे, उनके थ्रू आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो सर टाइम ईटर क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में पिक मत करिए, क्वांट के लंबे लंबे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में पिक मत करिए। कोई और कंपोनेंट है जिसके लंबे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स में लंबा न्यूमेरिकल आ जाता है तो स्टार्टिंग में पिक नहीं करना है। देखो कोशिश करिए कि भाई आप एक बार सारे इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को एक राउंड में गो थ्रू कर लें। आपको कोई भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो जो या छूटे ना जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे बट आपने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि आपने किसी और क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले लिया। 2.5 नंबर के चक्कर में दिल लगाने के चक्कर में, एक क्वेश्चन से अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप पेपर में कहीं 7.5 या फिर 10 नंबर ना छोड़ दें। ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है जो आपको अपने इमोशंस पे काबू करके फुलफिल करना पड़ेगा। तो सर एक और बात कि भाई आप ये मान के मत चलिए कि भाई पेपर में 120 मिनट है, आप ये मान के चलिए कि पेपर में 4 स्लॉट है 30-30 मिनट के, और हर 30 मिनट के लिए आपके पास एक टारगेट सेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भाई पहले 30 मिनट में मुझे जल्दी से पहले 40 क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व कर लेना है, जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। अगले 30 मिनट में 40 क्वेश्चन और अगले 30 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार 90 मिनट में गो थ्रू कर लूं, 2 राउंड इस पे लगा लूं, और उसके बाद जो लास्ट के 30 मिनट में बचेंगे उसमें मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं जो कि काफी टाइम लेने वाले हैं, या फिर जहां पर मुझे अभी भी जो है लगता है कि मैं अगर ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो मैं शायद आंसर तक पहुंच जाऊं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वांट में तो ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन फॉर एग्जांपल 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जहां पर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, और तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट के 30 मिनट्स में पिक कर सकते हैं। तो सो ओएमआर को आप पैरेलली जो है यूज करते रहिए। देखो काफी बच्चों के डाउट आते हैं, हम हर बार पेपर की बात सुनते हैं कि सर क्वेश्चन लगा रहे थे लास्ट में आंसर ओएमआर शीट में, क्वेश्चन का आंसर लगा रहे थे और इन्विजिलेटर ने शीट खींच ली, हम आधे आंसर लगा पाए आधे नहीं लगा पाए। तो ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका आंसर ओएमआर शीट में आराम से लगा दीजिए। आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका क्वेश्चन ओएमआर शीट में लगा दीजिए। एक तो ये तरीका है,
दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप 5-5 या फिर 10-10 क्वेश्चन का सेट बना लीजिए कि अच्छा पहले मैं इंग्लिश के 1 से 20 क्वेश्चन कर लेता हूं, 1 से 20 क्वेश्चन करने के बाद मैं सारे क्वेश्चन जो है वो ओएमआर शीट पे 1 से 20 तक मार्क कर देता हूं, फिर मैं 21 से 30 क्वेश्चन करता हूं, फिर एक ब्रेक 2 मिनट की ओएमआर शीट पे आंसर लगाने की, 21 से 30 आंसर लगा लिए, तो आप पैरेलली आंसर लगाते रहिए, आप लास्ट के लिए कुछ मत छोड़िए। और दोस्तों लास्ट में एक और दिक्कत क्या होती है, आई होप आप समझ गए होंगे कि यार कई बार ना हमने जो है सेकंड का आंसर लगाना था ए, ठीक है, और थर्ड का आंसर लगाना था बी, हमारी पता नहीं नजर में क्या चूक हुई, हमने जो है प्रेशर फील कर लिया, हमने सेकंड का बी लगा दिया और उसके बाद सारे आंसर थे वो 4 का यहाँ पे आने लगे 3 के सामने, 5 का 4 के सामने, 6 का 5 के सामने और पूरा ऑर्डर ही गलत हो गया। ऐसे भी केसेस हमने सुने हैं, तो आप लोगों ने लास्ट में एक साथ सारे आंसर्स को मार्क नहीं करना है, आपने पैरेलली आंसर मार्क करते हुए चलना है। अब दोस्तों एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को 2/3 राउंड जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझाना चाहूंगा। दोस्तों 2 राउंड फॉर्मूला क्या है कि भाई पहले राउंड में आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए जो कि इजी हैं और जहां पर आपको शॉर्ट पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही है। फॉर एग्जांपल आप पहले क्वेश्चन पे पहुंचे, आपने पेपर खोला, पहला क्वेश्चन था कि भाई इनमें से बटलर कमेटी किस चीज से रिलेट करती है। आपको 100% पता था कि भाई ये प्रिंसली स्टेट और जो हमारी गवर्नमेंट है ब्रिटिश इंडिया की, उनकी रिलेशन से जो है रिलेट करती है। 1927 में कमेटी बनी थी, आपको आंसर पता है तो तुरंत इसका आंसर ओएमआर शीट में ABCD जो भी था आपने मार्क कर दिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको लेस देन 30 सेकंड लगे इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने में। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन था क्वांट का, काफी लंबा क्वेश्चन था और आपको था कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व तो कर लूंगा लेकिन यहां पर जो टाइम है वो 60 सेकंड से ज्यादा का लग सकता है, मतलब यहां पर मुझे काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ही मैं राइट आंसर तक पहुंच पाऊंगा, बट मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया, ठीक है। फिर आप पहुंचे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आपको अगेन पता था कि भाई इसका आंसर तो 100% आर्टिकल 44 है, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आपने इसका आंसर अगेन ABCD जो भी था वो भी ओएमआर शीट में मार्क कर दिया। आपने यहां पर भी लेस देन 60 सेकंड का टाइम लिया। आप फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचे, फोर्थ क्वेश्चन अकाउंट्स का था, थोड़ा टेक्निकल था, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आपको पता था कि भाई इसका आंसर C और A पक्का नहीं है, इसका आंसर B या D में से एक है। अगेन आपको इसको जो है स्टार मार्क आपने कर लिया कि इसको सेकंड राउंड में सॉल्व करूंगा, यहां पर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लग सकता है। आप 5वें क्वेश्चन पे पहुंचे, 5वां क्वेश्चन था ऑडिटिंग का, काफी टफ क्वेश्चन था और ये कंपोनेंट आप छोड़ के गए थे, तो यहां पर आपने क्रॉस मार्क कर दिया कि भाई इस क्वेश्चन को तो मुझे दूसरे राउंड में भी टच नहीं करना है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कख पता है मुझे, 0 पता है, तो यहां पर मैं इमोशनल गैस ही मारूंगा, लॉजिकल गैस नहीं मार पाऊंगा। छठा क्वेश्चन में पहुंचे, फिर आपको आंसर पता था, आपने आंसर मार्क कर दिया। तो इस तरीके से पहले राउंड में इजी और शॉर्ट क्वेश्चन को ही आपने मार्क करना है। यहां पर जल्दी तो रहना है, जल्दी तो करनी है लेकिन केयरफुली होके, ठीक है। कहीं भी ऐसा मत कर दीजिएगा भाई जल्दीबाजी में आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पूरे ऑप्शंस ही नहीं पढ़े, आपने नॉट करेक्ट इनकरेक्ट ही नहीं पढ़ा, तो यहां पे केयरफुल पक्का रहना है। आप दोस्तों पेपर सॉल्व करते रहें, ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक पेन होगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपके पास पेंसिल भी होगी, तो जो भी क्रिटिकल वर्ड है, जो भी क्वेश्चन के क्रिटिकल वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी बिल इज आर नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट, मनी बिल पहले तो क्रिटिकल पॉइंट है कि भाई आपसे मनी बिल के बारे में पूछा हुआ है, ऑर्डिनरी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में नहीं पूछा हुआ, और आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो नॉट के नीचे भी आपकी पेंसिल आ जाएगी, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, भाई आपके दिमाग में बार बार नॉट स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉट करेक्ट पूछा है। फिर दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में, ऑप्शंस में क्रिटिकल पॉइंट है वो आपने अंडरलाइन करने हैं और इस तरीके से केयरफुल होकर ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिर एक बात और मैं आपको एग्जांपल के सामने बताना चाहूंगा कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्राइमरी पर्पस, आपको पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, आपको लगा कि यार ये तो पर्पस है, आपने आंसर मार्क कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइमरी पर्पस, आपसे सबसे मेन पर्पस पूछा गया। तो जो ABCD है आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और जो आपको फिर मोस्ट प्राइमरी पर्पस लगेगा वो आपने मेंशन करना है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइमरी पर्पस विल बी द राइट आंसर। तो इन क्वेश्चंस में भी आपने केयरफुल रहना है, आपने सारे ऑप्शन एक बार गो थ्रू करने ही करने हैं। तो यहां पर केयरफुल तो रहना ही रहना है, लेकिन टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर आप लोगों ने स्टार मार्क कर रखा था, ठीक है, और यहां पर आप लोग थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे, आप लगभग 90 सेकंड तक का टाइम ले सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और अगर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों भले ही आप 1.5 मिनट लगा चुके हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी और टाइम लगेगा तो पहले इस राउंड के जो बाकी बचे क्वेश्चन है उनको गो थ्रू कर लीजिए, इस क्वेश्चन पे वापस आइएगा, दोबारा थर्ड राउंड में आइएगा। ये बात ध्यान रखिए, आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं 1.5 मिनट लगा चुका हूं, अब थोड़ा सा और लगा लेता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं,
तो यही चीजें आपको बाद में पेपर में किल करेंगे, क्योंकि आप टाइम ईटर क्वेश्चन पे फंस रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। आप पहले एक बार सारा पेपर गो थ्रू कराइए, सेकंड राउंड वाला भी, फिर लास्ट में आके इन क्वेश्चंस पे आ जाइए। ठीक है, फिर आप जितना मर्जी टाइम लगे, क्योंकि आपने एक बार सारा पेपर जो है 2 बार गो थ्रू कर लिया है, तो वहां पर फिर आपको टेंशन नहीं होने वाली। अब यहां पर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो कि आपने 50-50 मार्क कर रखे थे, या फिर आपको मॉडरेट लग रहे थे, थोड़ा सोचना पड़ रहा था, या फिर आपने टाइम ज्यादा लेना था। और यहां पर भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक करना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मतलब टाइम उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपको आउटकम मिले। एंड दोस्तों थर्ड राउंड कब? देखो थर्ड राउंड भी केस में आता है। किस केस में आता है कि भाई आपने पहले राउंड में पेपर बहुत टफ आ गया, सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, सेकेंड राउंड में आपके सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, तो टोटल पेपर में आपके अभी तक 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। और आपको डाउट लग रहा है कि यार मेरा ही हाल थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, बाकी बच्चों का हाल ठीक ठाक होगा, पेपर इतना भी टफ नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो उस केस में आपने थर्ड अटेम्प्ट पे जाना है, जहां पर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पिक करेंगे जहां पर आप लॉजिकल गैस लगा सकते हैं। तो सो बट मैं अगेन देखो आपको सिचुएशंस बता रहा हूं, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पहले से कोई प्री डिफाइंड माइंडसेट बना के मत जाना। आप अपने माइंड में एक पेपर की इमेज बना के मत जाना कि भाई मुझे ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। वही बच्चा यहां पर खुश होगा जो पेपर को एकदम रिलैक्स एटीट्यूड के साथ, एकदम फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ अप्रोच करेगा। अगर आप एक रिजिड माइंडसेट से पेपर अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जब भी अपने माइंडसेट से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा पेपर में, आप परेशान होंगे। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच, नॉलेज पे ट्रस्ट करिए अपनी, क्या नॉलेज मेरी अच्छी है। अब कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना आए, किसी भी टाइप का पेपर क्यों ना आए, आई विल ट्राई टू हैंडल इट विद माय नॉलेज। ये ट्रस्ट आपको अपनी नॉलेज पे होना चाहिए। तो यही आप लोगों ने एटीट्यूड मेंटेन करना है। इवन टॉपर्स भी यही एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। सौरभ पांडे हो गए, सचिव नेहरा सर हो गए, पूनम मैम हो गए, निशांत सर हो गए, विभव श्रीवास्तव हो गए, आकाश अग्रवाल सर हो गए, बहुत सारे टॉपर्स। ठीक है, दीक्षा अमृता हो गई। यही ट्रस्ट, यार मैं पढ़ के आया हूं, लेट मी हैंडल इट विद माय नॉलेज। पेपर के किस तरह के पेपर से, पैटर्न से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो मुझे आएगा मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और दोस्तों यहां पर मैं टाइम ईटर क्वेश्चन से आप लोगों को बार बार बचने की सलाह दूंगा, बिकॉज अगर आप एक पेड़ के पीछे पड़े रहोगे तो शायद आप एक पूरा जंगल खोदो। ठीक है, डोंट लूज अ फॉरेस्ट व्हाइल चेजिंग वन ट्री। ये मेरी बहुत अच्छी एक आप लोगों को जो है एक सलाह है कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन के पीछे अपने 3-4 इजी क्वेश्चंस को छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, बाद में मुझे कंप्लेंट मत करिएगा कि सर हमने बाद में देखा कि यार वो 3-4 क्वेश्चन तो हम कर सकते थे बट टाइम पहले ही खत्म हो गया। ऐसा सिचुएशन आने ही मत दीजिए, पहले ही केयरफुल रहिए। आप ये राउंड फॉलो करिए, आपको पेपर में पक्का हेल्प होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। देखो ये एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है, आपकी कैरेक्टर का टेस्ट है, आपके पेशेंस का टेस्ट है, आप किस तरीके से खुद को एग्जाम हॉल में कैरी करते हैं, सभी चीजों का जो है एक टेस्ट है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट भी होगा, नो डाउट। आपकी नॉलेज की मैक्सिमम यहाँ पर जो है परख होगी, बट पर्सनैलिटी भी आपकी कहीं ना कहीं मैटर करेगी कि आप किस व्यक्तित्व के हैं। अगर आप परिपक्व मैच्योर इंसान हैं तो आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद को मोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे चीजें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 2021 का ईओ पेपर देने के बाद जो बच्चे 2023 का ईओ पेपर देने पहुंचे मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 2 जुलाई 2023 को, तो उनको पेपर एकदम डिफरेंट देखने को मिला, टफ देखने को मिला। अकाउंट्स में न्यूमेरिकल आ गई, आईआर एंड लेबर लॉ की वेटेज बढ़ गई। ठीक है, जीएस थोड़ी टफ आ गई। ठीक है, और कोई और जो पोर्शन था क्वांट वगैरह का वो भी टफ हो गया, तो बच्चे परेशान हो गए, पैनिक मोड में आ गए। अच्छे खासे बच्चे जिनके मॉक में 180 प्लस आ रहे थे वो वहां पर जाकर 120 में भी जो है परेशान फील करने लगे। बट दोस्तों जिस बच्चे ने अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखा, यार नहीं पेपर टफ जरूर है बट मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करना है, तो अगर मैं 150 तक भी पहुंच पा रहा हूं तो मुझे पहुंचने की कोशिश करनी है। लेकिन 190 ही लेकर आने, 200 ही लेकर आने, ये पॉसिबल नहीं है इस पेपर में। तो मुझे 150 160 को अचीव करना चाहिए, ना कि मुझे ओवर एम्बिशियस होना चाहिए। तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड अगर चीजें हैं तो अपना टेम्परामेंट मेंटेन करके आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए। ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, ओवर किल नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, तो यहां पे things can go unexpected, so try to be flexible in your approach and try to handle that paper as per the demand of the situation. And दोस्तों यहाँ पे ओवर अटेम्प्टिंग के लिए बहुत बार फेफड़े आपको जवाब देंगे, लगा ले पगले लगा ले, बाद में तू पछताएगा कि तूने क्यों नहीं आंसर लगाया। बट याद रखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो आपने ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मार्क करके नहीं आना है जहां पर आपको पता है कि भाई आप तुक्का मार रहे हो, आप ब्लाइंड गैस मार रहे हो, आप जो है सिर्फ दिल की और फेफड़ों की आवाज सुन के आंसर लगा रहे हो, आपका दिमाग मना ही कर रहा है कि भाई मत लगा आंसर। तो फोमो मत क्रिएट करिएगा भाई मैं पेपर में सिर्फ 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो है बैठा हूं, 22 क्वेश्चन अभी भी अनअटेम्प्टेड हैं, चल इनमें से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। नहीं, अगर आपने 98 क्वेश्चन अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जो है अटेम्प्ट कर दिए हैं, आप सेटिस्फाइड है कि भाई हाँ इन क्वेश्चंस में तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो 85% के आसपास है, आराम से अगर टाइम 10 मिनट का बच रहा है तो लेट जाइए, लेकिन ओवर अटेम्प्ट मत करिए, ये आपको परेशान कर देंगे बाद में।
एंड दोस्तों इमोशनल गैसिंग से पक्का बचना है, ये दोनों ही पॉइंट रिलेटेड है। इमोशनल गैसिंग का मतलब ये है कि भाई अपने इमोशंस में नहीं बहना है कि चल इसका आंसर लगा देता हूं, ठीक है, 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना के लगा देता हूं, नहीं, इमोशनल गैसिंग नहीं। एंड दोस्तों एक बात और आपने ध्यान में रखनी है अपने, कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है लगा दिया, बाद में हमें पता लगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर हमने गलत लगा दिया है, ठीक है, इसका आंसर तो हमें अच्छे से आता था, इसका आंसर तो ए था, मैंने सी लगा दिया गलती से। तो इस केस में हम वो हैंगओवर आगे वाले क्वेश्चन तक कैरी करते हैं। तो सब पैनिक नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो एक अगर चीज गलत हुई है तो उसकी वजह से अपनी पूरी लंका नहीं जला देनी है, ठीक है, उस आग को वहीं पर ही बुझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पर आप अगर उसका हैंगओवर आगे तक कैरी करेंगे, पूरे पेपर में कैरी करेंगे, तो आपके गलती करने के चांसेस आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सिचुएशन अगर आती है तो प्लीज एक घूंट पानी पी के उस दुख को उसी टाइम दबा लीजिए, ठीक है, बाद में उसका रोना शोना करेंगे, लेकिन इस टाइम पर पेपर को खराब नहीं होने देंगे। तो पोस्ट क्वेश्चन ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है। तो कुछ चीजें मैं और आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। पहली बात कि किसी भी सिंपल क्वेश्चन में ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पेपर में, हमारे साथ भी सिचुएशन आई कि भाई जब हम आंसर मार्क कर रहे होते थे ना ओएमआर शीट में, तो हाथ कांपते हैं, ठीक है। आई होप आपने भी जब यूपीएससी या किसी और एग्जाम को दिया होगा जहां पर आपके काफी इमोशंस अटैच होंगे, तो डर लगता है। मतलब फुल लेंथ मॉक देते टाइम उतना डर नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल पेपर में डर लग रहा होता है। एक बार दोबारा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि सही लगा रहा हूं ना पक्का यार, तो ओवर थिंक नहीं करना है। ऐसे केसेस में ट्रस्ट में मैक्सिमम टाइम पर आपकी फर्स्ट इंट्यूशन ठीक होती है, ठीक है, तो वहां पर आंसर लगा देना है, क्योंकि आप एक लॉजिक के थ्रू, आप एक रिकॉलिंग पावर के थ्रू इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे हैं। दूसरी बात कि पेपर में अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अब अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन क्या है कि भाई एक बच्चा था, उसे वैसे ही कुछ नहीं आता, उसने एग्जाम सेंटर में जबरदस्ती अपने रूम में इन्विजिलेटर से बहस करना शुरू कर दिया। भाई आप जो है उस माजरे को बहुत ध्यान से देखने लग गए और 10 मिनट निकल गए। दोस्तों ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट एग्जाम में हो सकते हैं, आपको अवॉइड करना है। आपके लिए वो 2 घंटे 120 मिनट में हर सेकंड मैटर कर रहा है। दूसरी बात कि भाई ओवर हाइड्रेटेड नहीं होना है। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे पानी पीजिए कि भाई 2 घंटे में आपको वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगेन वॉशरूम जाना मतलब एक ब्रेक, पेपर के जो है एक इमोशन, एक जो आप उस टाइम कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हो उसे एक ब्रेक है, फिर आप टाइम भी 2-3 मिनट का लगा के आएंगे। तो इसलिए वॉशरूम को अवॉइड करेगा अगले 2 घंटे में। बहुत तैयारी से अपने पेन दोनों रेडी करके, पेंसिल को शार्प करके, हर चीज वो ऐसी रखिएगा भाई जिसमें आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर किसी बच्चे की मेंटल कैलकुलेशन अच्छी है तो वो ध्यान से पेपर को मेंटल कैलकुलेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करे। पेन जितनी बार उठाओगे उतना टाइम भी जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास जो है रफ पेज भी होते हैं। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन के सामने ही गंद मारो, आपको पीछे जाके रफ पेजेस का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वहां पर आपको ध्यान से आंसर सॉल्व करना चाहिए। उसका भी आप अगर स्पेस का यूटिलाइज करेंगे तो आपका पेपर साफ भी रहेगा और आपके ऊपर पिछले क्वेश्चन का इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है। एंड दोस्तों ओएमआर शीट में आंसर लगाते टाइम रश नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत मेहनत करके आंसर सॉल्व करके आ रहे हो, तो ओएमआर शीट पे भी 1-2 सेकंड का टाइम लगाइए, 3-4 सेकंड का टाइम लगाइए, आराम से आंसर को पूरा गोला मार्क करिए और कोई भी गोला इनकम्प्लीट मार्क मत करिए और तब जाके अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट के टाइम पे ध्यान रखनी है। तो मेरी सिंपल सलाह थी, ठीक है। आई होप आप इन सजेशन को मानोगे और अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फाइनलाइज थी तो आप इस स्ट्रेटेजी से बस टिप्स लेके आगे बढ़ोगे, ठीक है। और मैं यही दुआ करूंगा कि जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं वो अच्छे से इस एग्जाम को हैंडल करें। तो अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, आपने पिछले कुछ महीनों बहुत मेहनत करी है, ठीक है। आप अपना एक लेवल अगस्त या जुलाई का सोचिए और अब अपना लेवल सोचिए। आप बहुत इंप्रूव करके आए हैं, तो उस इंप्रूवमेंट को अब पेपर में एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। जो भी आपने मेहनत करी है उसको अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। भगवान का नाम लेके, अपने जो भी आपके भगवान है उनका नाम लेके आप आराम से पेपर अटेम्प्ट करिएगा। एंड जो भी आपकी सिचुएशन होगी मुझसे पक्का शेयर करिएगा आफ्टर द एग्जाम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशन। बट मेरी जो है भगवान से यही दुआ है कि भाई आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और दोस्तों मैं आप सबसे बेस यही चाहूंगा कि आप एक बार चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन करें कि सर वी विल गिव आवर बेस्ट, वी विल गिव आवर बेस्ट। बस आपने अपना बेस्ट देना है। वी विल गिव आवर बेस्ट ऑन द एग्जाम डे। हर एक बच्चे की तरफ से मुझे कमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। एंड दोस्तों वी आर पॉजिटिव, आई नो यू आर पॉजिटिव। अच्छे से एग्जाम को हैंडल करते हैं। मैं एक बार फिर से रिट्रेट करना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी और लास्ट के 2 दिन में प्रैक्टिस करना चाहता है, जो कि बहुत सही सिचुएशन नहीं है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। EPFO 87 कूपन कोड के थ्रू आप 87% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।